पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति ने देश में सियासत का एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की है जिसने विचारधारा, दल और धड़ों को मतलब और मौका परस्ती में बांट कर रख दिया है। सिद्धांतों और विचारधाराओं की लड़ाई में राजनीति में सालों तक अलग अलग राह पर चलने वाले सियासतदान अचानक से एक साथ आ गए तो कभी ऐसे गठबंधन बने कि तड़के ही शपथ ले ली गई, तो कभी सियासत के बाजार में ऐसे सौदे हुए कि सगे रिश्ते ही तार तार हो गए। नमस्कार, मेरा नाम सऊद मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन एक्सप्लेनेशन। आज बात महाराष्ट्र की सियासी समीकरण की हम कर रहे हैं। अक्टूबर 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने मिलकर के चुनाव लड़ा। उधर यूपीए की तरफ से कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन था। राज्य की 288 सीटों से बहुमत के लिए किसी भी गठबंधन को 145 सीटों की दरकार थी। नतीजे आए तो बीजेपी ने 105 और अविभाजित शिवसेना ने उस वक्त 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं एनसीपी के खाते में 54 और कांग्रेस को 44 सीटों से संतोष करना पड़ा था। मतलब बिल्कुल साफ था नतीजों से कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका था। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने, इसे लेकर के अचानक से विवाद छिड़ गया। शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ गई, वहीं बीजेपी भी ज्यादा सीटों का हवाला कर देते हुए अपना सीएम बनाने की बात कहती रही। नतीजा इसके बाद यह हुआ कि चुनाव परिणाम आने के बाद भी राज्य में नई सरकार का गठन नहीं हो सका। लेकिन 23 नवंबर को अचानक खबर यह आई कि राजभवन में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और एनसीपी के अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए गए। टीवी पर इस खबर के चलते पूरे देश की सियासत में एक तरह से भूचाल आ गया, क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र और केंद्र में 2 बार सरकार बनाने वाली एनसीपी अचानक से कैसे बीजेपी के साथ चली गई, यह चर्चा का विषय था। यह दाग पार्टी प्रमुख शरद पवार के राजनीतिक करियर पर लग चुका था। शरद पवार ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस को बुलाया, सभी विधायकों को अपने साथ यहां बुलाया और 5 दिन बाद ही बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन की यह सरकार गिर गई। फडणवीस ने खुद को अजीत पवार के जरिए ठगा हुआ बताते हुए इस्तीफा तक उस वक्त दे दिया। इसके बाद महाराष्ट्र में एक नया गठबंधन बना और यह ऐसा गठबंधन था मानो नदी के 2 किनारे एक साथ चल रहे हों, लेकिन अचानक से वो मिल गए हों। यह गठबंधन था शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी का, इनके बीच गठबंधन हुआ। तीनों दलों ने मिलकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हामी भी भर दी। राज्य की कमान शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को सौंप दी गई। यह सरकार 2 साल 214 दिन तक चली, लेकिन फिर नया झोल इन सब के बीच आया। शिवसेना के 56 में से करीब 40 विधायक लेकर के पार्टी नेता एकनाथ शिंदे अलग हो गए। शिंदे का दावा था कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से गठबंधन खत्म कर बीजेपी के साथ आए, नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे। उद्धव इसके लिए तैयार नहीं हुए। काफी दिनों तक चले सियासी घटनाक्रम और या यूं कहें कि ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे को पद से इस्तीफा देना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि शिवसेना सीधे सीधे 2 फाड़ हो गई। शिंदे गुट ने बीजेपी के समर्थन से बीजेपी को समर्थन दे दिया और एकनाथ शिंदे खुद सीएम बन गए। यानी कि बीजेपी बड़ा भाई होने के बावजूद शिंदे को सीएम बनाने पर राजी हुई। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए। सीएम बनने के बाद शिंदे ने उद्धव ठाकरे से पार्टी भी छीन ली और चुनाव निशान भी छीन लिया। शिंदे मजबूती के साथ महाराष्ट्र की राजनीति की नई धुरी बन चुके थे, लेकिन इस बीच फिर एक नया झोल आ गया। अब बारी थी एनसीपी के असंतोष धड़े के नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की थी। शरद पवार ने जैसे ही एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को बनाया, अजीत पवार का पार्टी से मन खट्टा होने लगा। अजीत ने थोड़े दिन बाद ही अपना नया सियासी दांव चल दिया, लेकिन इस बार अजीत पवार ने 2019 वाली गलती बिल्कुल भी नहीं की। उन्होंने सबसे पहले एनसीपी के 2 सबसे बड़े नेताओं को अपने पाले में लिया और ये नेता थे छगन भुजबल और दाएं हाथ कहे जाने वाले शरद पवार के प्रफुल्ल पटेल। इन दोनों नेताओं को अपने खेमे में लेने के बाद 2 जुलाई को अजीत पवार ने बीजेपी शिवसेना सरकार को समर्थन दे दिया और तुरंत ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली। यह मौका कुछ अलग था। इस बार एनसीपी के 8 विधायकों ने मंत्री पद की साथ में शपथ भी ली। शपथ लेने वालों में छगन भुजबल भी शामिल थे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी पहुंचे हुए थे। राजनीति के जानकारों का यह कहना है कि इसके लिए शरद पवार की हरी झंडी थी, लेकिन शरद पवार ने यह साफ कह दिया कि यह धोखेबाजी।
पार्टी ने 45 विधायकों को अपने साथ होने का दावा किया। इसके साथ अजीत ने अपने चाचा के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। कुछ दिनों बाद शरद पवार ने विधायकों की बैठक बुला ली। अजीत पवार धड़े ने भी विधायकों को एक मीटिंग में आने के लिए कह दिया, लेकिन जब गिनती हुई तो साफ यह हो गया कि शरद पवार एनसीपी पर पूरी तरह से कंट्रोल खो चुके हैं। शरद पवार की बैठक में मात्र 10 विधायक पहुंचे, जबकि अजीत की मीटिंग में 40 विधायकों के पहुंचने की जानकारी सामने आई। अब जहां एनसीपी और शिवसेना दलों का संख्या बल टूट के बाद कम हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने उपचुनाव में एक सीट जीत करके उसमें इजाफा ही किया है। इन सबके बीच बदले हालात में कांग्रेस 45 विधायकों के साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। राजनीति के जानकारों की माने तो इन सभी घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को ड्राइविंग सीट पर लाने का यह अच्छा अवसर मिल गया, यानी कि कांग्रेस को आपदा में अवसर प्रदान हुआ। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित करे, जो कि शिवसेना और एनसीपी के टूटने के बाद उतना कठिन भी इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा, जिससे कांग्रेस को पूरे महाराष्ट्र में फैली जड़ें और अच्छी पकड़ का फायदा भी आने वाले वक्त में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पश्चिम महाराष्ट्र की, तो यहां पर एनसीपी मजबूत रही है। पार्टी के कुल वोट शेयर में करीब 43% वोट इसी इलाके से हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर जिले यहां से आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 290 सीटों में से करीब 60 विधानसभा सीटें इन्हीं जिलों में से आती हैं। शिवसेना की बात करें तो पार्टी मुंबई ठाणे रीजन में मजबूत रही है। शिवसेना को 2019 चुनाव में इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और इन दोनों दलों का एक खास क्षेत्र में मजबूत और बाकी इलाकों में कमजोर पकड़ भी कांग्रेस के नजरिए से फिलहाल अच्छी बात है। दोनों दलों में टूट के बाद इन इलाकों में भी पार्टियों की पकड़ कमजोर पड़ेगी। कांग्रेस आलाकमान भी इसे समझ रही है और शायद इसी वजह से दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर के मीटिंग पर मीटिंग भी होती दिखाई दे रही है। इन सबके बीच अजीत पवार के एनसीपी से बगावत कर सरकार में शामिल हो जाने के बाद जब शरद पवार की पार्टी ने विपक्ष के नए नेता के लिए स्पीकर को पत्र भेजा था, जिस पर कांग्रेस की ओर से तुरंत ही प्रतिक्रिया सामने आई। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि विपक्ष के नेता का पद अब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को मिलता है और यह कोई पार्टी तय नहीं करती। यह विधानसभा स्पीकर का काम है और स्पीकर यह तय करेंगे कि विपक्ष के नेता का पद किसे दिया जाए। कांग्रेस का यह स्टैंड महाराष्ट्र की सियासत में बने अवसर को बुनाने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। कांग्रेस को विपक्ष के अगुवा के रूप में खुद को स्थापित करना होगा। फिलहाल ऐसी स्थिति है। जानकार ऐसा भी मान रहे हैं कि अब कांग्रेस की बारगेनिंग जो पावर है, वहां पर जो कांग्रेस गुणा भाग करेगी और बार्गेनिंग करेगी, वो बार्गेनिंग की पावर भी इस वक्त बढ़ी हुई है। पार्टी अब महाराष्ट्र चुनाव में अधिक सीटों की मांग करने की भी स्थिति में है और एमवीए में शिवसेना सबसे बड़ी और एनसीपी दूसरी बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस ने 147 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 44 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी और 60 से ज्यादा सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति यह होगी कि पिछली बार के बराबर सीटें मिले या ना मिले, कम से कम जितनी सीटों पर वो पहले और दूसरे नंबर की पार्टी पर रही थी, उससे तो उस पर कम से उससे कम पर समझौता उसे ना करना पड़े और वो स्टैंड रखेगी भी। महाराष्ट्र की सियासी आपदा में कांग्रेस के लिए अवसर तो हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनौतियां भी उसके लिए कम नहीं है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अंतर्कलह और नेतृत्व का अभाव, क्योंकि कोई बड़ा नेता, कोई फेस महाराष्ट्र में नजर नहीं आता। कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण जैसे कद्दावर नेता तो हैं, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे के कद के सामने ये कहीं ठहरते नहीं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में मजबूत नेतृत्व की फिलहाल जरूरत है और आने वाले वक्त में क्या इस जरूरत को वो पूरा कर पाती है और क्या इस राह में वो आगे अपना सफर आगे बढ़ा पाती है, ये वक्त बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन।